हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पैसिफिक आईएएस। हमारे इस चैनल पैसिफिक आईएएस में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। सी टुडे इन दिस क्लास विल डिस्कस अबाउट प्री हिस्टोरिक एज। जैसे कि हमारे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सोर्सेस के बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस, हम लोगों ने हिस्ट्री को 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया था। एक था प्री हिस्टोरिक एज, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये एक काइंड ऑफ रिविजन है आपके लिए। ओके, प्री हिस्टोरिक एज। नेक्स्ट वी हैव प्रोटो हिस्टोरिक एज, देन वी हैव हिस्टोरिक एज। तो सोर्सेस के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने हिस्ट्री को 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर दिया था। ये है प्री हिस्टोरिक एज, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक एज और तीसरा है हिस्टोरिक एज। तो आज हमारी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट प्री हिस्टोरिक एज टुडे इन आवर क्लास। ओके, तो व्हाट इज प्री हिस्टोरिक एज? सो what is the definition of prehistoric age? So the prehistoric age, it is a period in history for which no written records are present. Okay, history की वो period, okay, history का वो phase जिसमें written records नहीं है। Okay, no written records are available, and to know about that particular period, the only available sources, they are archaeological evidences and paintings. हिस्ट्री का ऐसा पीरियड जिसको पढ़ने के लिए और जिसके बारे में जानने के लिए कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, ऐसे पीरियड को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज। ओके, ये जो प्री हिस्टोरिक एज है, इसको फिर हम लोग कैसे जानते हैं? ओके, कैसे जानते हैं हम लोग इसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर जानते हैं। ओके, थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वी नो अबाउट the prehistoric age. So to know about the prehistoric age, we do not have any written records. The only available sources are archaeological evidences and paintings. Okay, उसके बाद यही prehistoric age को 3 different phases में divide किया गया है। Okay, this prehistoric age based on the changes in the climatic condition and socio-economic and political development in human life. Okay, क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ह्यूमन के सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग, कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनके बेसिस के ऊपर ये प्री हिस्टोरिक एज को फिर से 3 अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है पेलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज और तीसरा है नियोलिथिक एज, जो कि हम लोग आज अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। ओके, फर्स्ट we'll discuss about the Paleolithic age. See, this particular age, Paleolithic age, it is also known as Old Stone Age. Okay, Paleo means old, lithic means stone, so Old Stone Age. Paleolithic age को Old Stone Age भी कहा जाता है। और ये Paleolithic age, this Paleolithic age, it has a great contribution to the human development. Okay, it has contributed a lot in the development of human being, because 99% of human development, socio-economic, political developments in all spheres, it happened during the time period of Paleolithic age. So 99% of human development occurred during this phase. That is the reason why Paleolithic age, it is very important. Okay, this Paleolithic age, based on the usage of tools, based on the kind of tools used, and based on the changes in the human development, based on the changes in the human development, we can divide this Paleolithic age into 3 different phases. That is lower Paleolithic age, middle Paleolithic age and upper Paleolithic age.
तो ये पेलियोलिथिक एज जो है इसे फिर से 3 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है लोअर पेलियोलिथिक एज, दूसरा है मिडिल पेलियोलिथिक एज और तीसरा है अपर पेलियोलिथिक एज। तो ये डिवीजन का बेसिस क्या है? इसका बेसिस है एक तो यूसेज ऑफ टूल्स, किस प्रकार के टूल्स यूज किए जाते थे उसके आधार पे ये डिवीजन किया गया है। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी उसके बेसिस पे, और ह्यूमन डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है उसके बेसिस पे भी पेलियोलिथिक एज को 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं इस क्लास में, क्योंकि ये जो डिवीजन है लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक एज, ये आपके हिस्ट्री ऑप्शनल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ के क्लासेस हैं। हम लोग सिर्फ पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज के डिवीजन तक पढ़ेंगे। ओके, ये आपके मेंस स्पेशली आपका हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, तो किस प्रकार की डेवलपमेंट्स पेलियोलिथिक पीरियड में देखी जा सकती हैं? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट 99% ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इट हैपेंड ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज। सो 99% ऑफ जो ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है वो पेलियोलिथिक पीरियड में भी हुआ है। इसीलिए लोअर स्टोन एज मतलब लोअर पेलियोलिथिक एज के टाइम पीरियड में हम लोग होमोनिड्स को देख सकते हैं। जो इंसान लोअर पेलियोलिथिक एज में था उसे होमोनिड्स कहते हैं। ओके, और मिडिल पेलियोलिथिक एज होमो इरेक्टस, तो यह है होमो इरेक्टस। सो द ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द मैन ड्यूरिंग द middle Paleolithic age, he is known as Homo erectus. Then in upper Paleolithic age we have Homo sapiens. Homo sapiens, तो ये है Homo sapiens, जो इंसान अपर पेलियोलिथिक एज में था उसे होमो सेपियंस कहा जाता है। और होमो सेपियंस को नियरेस्ट फ्रेंड ऑफ टू प्रेजेंट मैन बोल सकते हैं। सो होमो सेपियंस आर नोन एज नियरेस्ट फ्रेंड टू द प्रेजेंट मैन बिकॉज द प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग ही इज नोन एज होमो सेपियंस सेपियन। ओके, इसके बारे में डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, डन। और उसके बाद देखिए हम लोगों ने जो पेलियोलिथिक एज को डिवाइड किया गया, मतलब जो स्टोन एजेस को डिवाइड किए हैं कैसे, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, ये तीनों स्टोन एजेस ही है। ओके, वी आर स्टडिंग सी इन प्री हिस्टोरिक एज वी स्टडी अबाउट स्टोन एजेस। हम लोग प्री हिस्टोरिक एज में स्टोन एजेस के बारे में ही पढ़ते हैं। क्यों इसे स्टोन एज कहा जाता है? क्योंकि जो भी टूल्स इंसान यूज करता था इस टाइम पीरियड में दे वे मेड ऑफ स्टोन। ओके, दैट इज द रीजन व्हाई दीज प्री हिस्टोरिक एजेस दे आर नोन एज स्टोन एजेस। ये स्टोन एजेस को हम लोगों ने डिवाइड किया फिर से Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, and one of the major reason for this division or one of the basis for this division was the kind of tools used. Tools, किस प्रकार के tools यूज किए जाते थे और किस प्रकार के स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे उसके आधार पर हम लोगों ने स्टोन एजेस को भी 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया। एक था पेलियोलिथिक एज, दूसरा था मेसोलिथिक एज और तीसरा था नियोलिथिक एज। और ये जो पेलियोलिथिक एज है उसे क्वार्ट्जाइट कल्चर भी कहा जाता है। जो पेलियोलिथिक एज है उसे क्वार्ट्जाइट कल्चर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी स्टोन टूल्स पेलियोलिथिक मैन यूज करता था, ओके, जो भी स्टोन टूल्स पेलियोलिथिक मैन यूज करता था वो क्वार्ट्ज स्टोन के बने हुए थे। ओके, द मैन ऑफ पेलियोलिथिक एज यूज्ड टूल्स मेड ऑफ क्वार्ट्ज। दैट इज द रीजन व्हाई पेलियोलिथिक एज इट इज आल्सो नोन एज quartzitic culture or quartzite culture, sorry. Then apart from stone tools, the other important source for us to know about the prehistoric age, they are painting. Paintings जो है वो एक बहुत बड़ा important रोल प्ले करते हैं prehistoric age को जानने में, क्योंकि पेंटिंग से ही हम लोग prehistoric society और इकोनॉमी
और फैमिली रिलेशंस, उनके हॉबीज, एनिमल्स जो भी वो लोग यूज़ करते थे और जो भी एनिमल्स के बारे में वो लोग जानते थे, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग उनके पेंटिंग से ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. ओके, द प्री हिस्टोरिक मैन, ही हैज़ नॉट रिटन एनीथिंग, सो दैट इज द रीजन वाई वी हैव टू रिलाई ऑन पेंटिंग्स टू नो अबाउट द प्री हिस्टोरिक मैन. So paintings, they play a very important role because through that we can know about the society, economy. Economy मतलब आप ये मत समझिए कि ओके जैसा इस टाइम में जो इकोनॉमी है उस तरीके का इकोनॉमी तब था नहीं. हम लोग इकोनॉमी इधर लिखते हैं कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ फूड, हाउ डिड दे फीड देमसेल्फ, दैट वी कैन know from the paintings. Then we can know about the family relations, what kind of society was there. Then we can even know about their hobbies, उनके hobbies क्या थी, और animals, वो किन किन animals के बारे में जानते थे और कौन से animals को वो लोग use करते थे, उसके बारे में भी हम लोग paintings के द्वारा जान सकते हैं. तो ड्यूरिंग दिस स्टेज मैन स्टार्टेड पेंटिंग ऑन वॉल्स यूजिंग नेचुरल कलर्स. सो जो भी पेंटिंग किए जाते थे वो वॉल पेंटिंग्स थे और नेचुरल कलर्स यूज किए जाते थे. सो व्हाट वे द नेचुरल कलर्स? ये नेचुरल कलर्स यूजुअली लीव्स और स्टोन्स से ली जाती थी. सो द नेचुरल कलर्स दे वे मेड फ्रॉम लीव्स, स्टोन्स और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज के डिफरेंट पार्ट्स यूज करके कलर्स बनाए जाते थे. और स्टोन्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ स्टोन्स भी आते थे ना, स्टोन्स में भी डिफरेंट कलर्स के स्टोन्स आते थे और वो स्टोन्स को यूज करके भी ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी. और इस पेंटिंग्स के द्वारा हमें ये पता चला है कि द मेजर सोर्स ऑफ फूड, ओके, द मेजर सोर्स ऑफ फूड टू द पेलियोलिथिक मैन, ओके, द मेजर सोर्स ऑफ फूड टू द पेलियोलिथिक मैन, इट वॉज थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग. hunting and gathering. So hunting and gathering, it was a major source of food to the Paleolithic man. क्योंकि जो भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं Paleolithic एज में, उसका मेजर थीम हंटिंग एंड गैदरिंग है. ओके, द मेजर थीम ऑफ द पेंटिंग्स विच वर मेड ड्यूरिंग द Paleolithic एज, it is hunting and gathering. So from that we have referred that hunting and gathering was the major source of food for the Paleolithic man. Got it? Then, so these are some of the Paleolithic sites. See, there are many Paleolithic sites in India, but you have to prepare according to your examination. You have to prepare based on what UPSC asks you in your prelims and mains examination. So there are few important sites which are mentioned in your NCERT. So please know about that particular sites, because usually in the prelims examination में हम लोग match the following देखते हैं. Okay, match the following देखते हैं ये sites के related. तो आपको जो भी Paleolithic sites पढ़नी है वो आप जो आपके NCERTs में जो mention है ना, प्लीज कन्फाइन योरसेल्फ टू दैट. ओके, आप जो भी NCERTs में साइट्स मेंशन की गई हैं पेलियोलिथिक साइट, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए और ज़्यादा साइट्स पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इतना कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस किया गया है ये पर्टिकुलर टॉपिक का और इतना यूज़ नहीं है. कॉस्ट टू बेनिफिट इतना रहता नहीं है, इसलिए आप लोग प्लीज़ अपने NCERTs के जो साइट्स दिए गए हैं बस उनको ही कन्फाइन करके पढ़िए. नेक्स्ट वी हैव मेसोलिथिक एज. सो in Mesolithic age, see Mesolithic time period, if you see the time period of Mesolithic age का time period क्या है? 40,000 BC to 10,000 BC. So it is just 30,000 years. Okay, it is just 30,000 years. When compared to Paleolithic age, this is a very small period. Okay, Mesolithic age, when we compare to the time period of Paleolithic age, the time period of Mesolithic age, it is very small. But the contribution of Mesolithic age, it is huge. Okay, we'll see in our next slides. So this Mesolithic age, it is also known as Middle Stone Age. Okay, Mesolithic age, it is also known as Middle Stone Age, and it is also known as Microlithic age.
वाई इज इट नोन एज माइक्रोलिथिक एज? इसे माइक्रोलिथिक एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी स्टोन टूल्स इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में जो भी स्टोन टूल्स यूज किए गए हैं मेसोलिथिक मैन के द्वारा, वो साइज में पेलियोलिथिक मैन के द्वारा जो टूल्स यूज किए गए थे उससे साइज में बहुत कम है. ओके, द साइज ऑफ द मेसोलिथिक टूल्स यूज्ड बाय द mankind, it was very small when compared to Paleolithic tools. That is the reason why the Mesolithic age, it is also known as Microlithic age. Or this particular age, it is also considered as a transition phase between the Paleolithic age and the Mesolithic age. So Mesolithic age को एक transition phase के जैसा देखा जाता है Paleolithic age और Neolithic age के बीच में. क्यों? क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, क्योंकि आप देख सकते हो जो पेलियोलिथिक एज है, इट वाज वेरी स्लो. द काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स विच टुक प्लेस, दे वर एट अ वेरी स्लोअर पेस. ओके, एंड व्हेन यू कंपेयर टू द नियोलिथिक एज में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स हुए हैं. ओके, इसीलिए मेसोलिथिक पीरियड को एक ट्रांजिशन फेज के जैसा देखा जाता है. Mesolithic age, it is a transition phase between Paleolithic age and the Neolithic age. Then important developments, क्या क्या developments हुई थी Mesolithic age में? So the major important development during the Mesolithic age, it was man started covering his body. तो इंसान ने उसकी बॉडी को कवर करना शुरू किया. Okay, इस particular time period में. So what was the material used to cover his body? Man started using skin. He started using skin, animal skin, to cover his body. This was a major development. Apart from that, the other major development was domestication. Domestication of animals started. Domestication भी इसी दौरान शुरू हुआ था. और domestication में भी dog was the first animal which was domesticated by human being, and dog, it provided security. Okay, dog security provide करता था human being को, इसलिए dog एक बहुत important animal था जो कि Mesolithic man के द्वारा domesticate किया गया था. Apart from dog के अलावा sheeps, goats भी domesticate किए गए थे. और sheeps and goats, they were domesticated for their meat and skin. See, I told you in our previous slide that Mesolithic man, he started covering his body with animal skin. So they domesticated sheep and goats and used their skin to cover their body and even their meat to fulfill their appetite. Then bows and arrows were also used for hunting. Hunting के लिए bows और arrows का इस्तेमाल किया गया था. See, देखिए आप लोग, Paleolithic age hunting and gathering की जाती थी, but bows and arrows were not used. Okay, but इन मेसोलिथिक एज ये एक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो कि बोज एंड एरोज यूज की जाती थी हंटिंग करने के लिए. और उसके अलावा डोमेस्टिकेशन भी इसी दौरान शुरू हुआ था. सो ड्यूरिंग दिस टाइम, और हम लोगों ने अपने प्रीवियस पेलियोलिथिक एज के दौरान हम लोगों ने जाना था कि द मेजर थीम ऑफ पेलियोलिथिक पेंटिंग, पेलियोलिथिक एज में जो पेंटिंग्स की गई थी उसका मेजर थीम क्या था? उसका मेजर थीम हंटिंग एंड गैदरिंग था. ओके, हंटिंग एंड गैदरिंग वाज द मेजर थीम ऑफ द पेलियोलिथिक पेंटिंग. और इस मेसोलिथिक एज के दौरान जो पेंटिंग्स हम लोगों ने देखी हैं उसका मेजर थीम है फैमिली एंड फेस्टिव सीजन्स. फैमिली और फेस्टिव सीजन्स, that was a major theme during the Mesolithic age. And this, see, when I'm saying that family and festive seasons are the major theme of the Mesolithic paintings, that doesn't mean that hunting and gathering was not the theme. Hunting and gathering भी Mesolithic age as a theme Mesolithic age के paintings में देखा जा सकता है. But apart from hunting and gathering, festive scenes और family gatherings के जो थीम है वो भी Mesolithic paintings में हम लोगों ने देखी हैं. इससे हम लोग ये रेफर कर सकते हैं, ये इन्फर कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फैमिली सिस्टम, मेसोलिथिक एज के टाइम में हम लोग फैमिली
एज अ सिस्टम का डेवलप होना हम लोग इस टाइम पीरियड में देख सकते हैं. सो let me repeat once again. During the Paleolithic time period, we have seen that जो भी पेंटिंग्स थी पेलियोलिथिक एज के, उसके थीम यूजुअली हंटिंग एंड गैदरिंग ही थे. बट मेसोलिथिक एज के जो पेंटिंग्स हैं उसका थीम, उसके जो थीम्स है वो फैमिली और फेस्टिव सीजन है. हंटिंग एंड गैदरिंग के पेंटिंग्स भी देखी जा सकती हैं मेसोलिथिक एज में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली एंड फेस्टिव सीजन के सीन्स भी हम लोग मेसोलिथिक एज में देखते हैं. इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज द सिस्टम ऑफ फैमिली was in its developing stage. Okay, so then important sites. See, you have to know about these important sites. So what are these important sites? We have Langnaj in Gujarat, Bagor in Rajasthan, Sarai Nahar Rai, and we have Chopani Mando, Mahadaha and Damdama in Uttar Pradesh, Bhimbetka and Adamgarh in Madhya Pradesh, and there are some sites in Orissa, Kerala and Andhra Pradesh. You can refer your NCRTs to get these sites. See, you might have learned about the site Bhimbetka in even Paleolithic age. Okay, Paleolithic age के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोगों ने भिम्बेटका एज एन इम्पॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट भी पढ़ा था. क्योंकि भिम्बेटका जो है वो आपको पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के रिमेन्स सभी भिम्बेटका में मिलेंगे. सो इन भिम्बेटका caves we get Paleolithic remains of Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age. That is the reason why भिम्बेटका caves जो मध्य प्रदेश में है वो एक बहुत important site है when it comes to stone ages. Then these are the important sites of Adamgarh, Bhimbetka. Next we have Bagor, Langnaj in Gujarat, Chopani Mando in Uttar Pradesh. Next we have Sanganakallu in Karnataka. So these are the important Mesolithic sites in India. Then we are here with Neolithic age. So the time period of Neolithic age, it is 10,000 to 4,500 years ago. Okay. So what were the important developments during Neolithic age? So Neolithic age, it is nothing but new. Neo means new, lithic means stone, and age. So Neolithic age is also known as New Stone Age, and this age, it is considered as a revolution in the human history. Okay, in the human history, Neolithic age, it is considered as a revolution, and that is the reason why Neolithic age is also known as Neolithic Revolution. Because all major changes, we can't say all, we can say majority of the major changes happened during this particular age. Majority of the important changes in the development of human being happened during the Neolithic age. That is the reason why Neolithic age, it is considered as a revolution in human history. So we'll see what were the important developments. So first, important features. Cultivation. See, cultivation, it is very important. I'll read this for you. Cultivation, it was started by women, transforming human societies from food gathering to food producing. I'll explain you, okay? Cultivation was first started at Nile in Egypt. The knowledge of cultivation started spreading throughout the world and entered India through Central Asia. Important crops were wheat and barley. So what was this slide trying to explain? During Neolithic age, cultivation started. Cultivation of crops started during Neolithic age. When cultivation of crops starts, man started changing from food gathering. The society started changing from food gathering society to
food producing society. So because cultivation was started, or for that matter agriculture was started during Neolithic age, the society, it converted from food gathering society to food producing society. Because in our previous slides we learned, हमारे previous slides में हम लोगों ने क्या सीखा कि Paleolithic man अपनी भूख मिटाने के लिए हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर ही डिपेंड था, और मेसोलिथिक मैन भी हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर ही डिपेंड था अपनी भूख मिटाने के लिए. बट व्हेन इट कम्स टू नियोलिथिक मैन, जब हम नियोलिथिक मैन के बारे में बात करेंगे, उसने कल्टीवेशन शुरू किया. ही स्टार्टेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. जब आप क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, यू नो लॉन्गर हैव टू डिपेंड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग. आपको हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है जब आप कल्टीवेशन के बारे में जान लेते हैं. सो दैट इज द रीजन वाई, बिकॉज कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड, द सोसाइटी स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम फूड गैदरिंग सोसाइटी टू फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी. एंड फर्स्ट, पूरे दुनिया में फर्स्ट कल्टीवेशन नाइल रिवर के पास शुरू किया था. नाइल रिवर जो इजिप्ट में है, उधर कल्टीवेशन शुरू किया गया था. और इंडिया में सेंट्रल एशिया के द्वारा कल्टीवेशन इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुआ. ओके और इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स फर्स्ट, ओके इनिशियली जो मेजर क्रॉप्स इंडिया में ग्रो की गई थी वो थी वीट और बार्ली. सो द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया इन द अर्ली स्टेजेस, दे वर वीट एंड बार्ली. सो दैट वाज अबाउट द this particular slide. Then invention of wheel. See, this is a revolution in mankind. So this is a revolution in mankind. So invention of wheel, it was a major invention in the history of mankind, because when wheel was invented, it helped in two different ways. One was, because of the invention of wheel, it helped in the development of wheel made pottery, and then transportation. So invention of wheel in the Neolithic age, it is considered as a revolutionary invention, because invention of wheel, जब wheel invent की गई थी उसके दो major advantage थे. एक था wheel made pottery. wheel made pottery का usage increase हो गया था, और transportation, ease in transportation, ease of transportation. सो ट्रांसपोर्टेशन में भी इस व्हील को यूज किया गया था. व्हेन इट कम्स टू पॉटरी, सी देखिए पॉटरी में भी आप दो प्रकार की पॉटरी देख सकते हैं. एक की हैंडमेड पॉटरी, एक था व्हील मेड पॉटरी. व्हील मेड पॉटरी, इट वॉज मोर परफेक्ट than the handmade pottery. और नियोलिथिक कल्चर में हम लोग देख सकते हैं कि pottery it played a very important role. In Neolithic culture, based on the use of pottery, whether pottery was used or not, Neolithic culture, it is again divided into ceramic culture and aceramic culture. So Neolithic age में pottery का यूज करना और पॉटरी का यूज करना बहुत ही ज्यादा हो गया था. ओके द यूज ऑफ पॉटरी स्टार्टेड ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज, एंड इन द नियोलिथिक एज देयर वर सम कल्चर्स, नियोलिथिक कल्चर्स which did not use pottery. ओके नियोलिथिक एज में पॉटरी का यूसेज तो शुरू हुआ, लेकिन नियोलिथिक एज में ही थोड़े ऐसे कल्चर्स थे जो कि पॉटरी यूज नहीं करते थे. वैसे कल्चर्स को कहते हैं असेरामिक कल्चर, दैट इज विदाउट पॉटरी, एंड दे आर सेरामिक कल्चर दैट इज विथ पॉटरी. ओके सो पॉटरी वॉज क्वाइट हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप. So pottery, it not only helped the Neolithic man in storing
the food grains which he cultivated. So Neolithic age में pottery का जो यूज़ किया गया था वो बस फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए ही नहीं, उसके ऊपर अलग अलग पेंटिंग्स की जाती थी. ओके, पॉटरी के ऊपर भी अलग अलग पेंटिंग्स की जाती थी और ये पेंटिंग्स के द्वारा हम लोग मतलब जान सकते हैं कि ओके ये पर्टिकुलर पॉटरी इस पर्टिकुलर नियोलिथिक कल्चर से बिलोंग करती है, क्योंकि एवरी कल्चर हैड द यूनिक पेंटिंग स्टाइल. हर एक कल्चर का अपना एक यूनिक पेंटिंग स्टाइल था. इसीलिए जब भी आप एक नियोलिथिक एज की पॉटरी देखेंगे ना तो उसके द्वारा आप लोग उस कल्चर के बारे में जान सकते हैं. सो नियोलिथिक एज द पॉटरी वॉज क्वाइट हेल्पफुल इन एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप. सो दिस इज अ नियोलिथिक मैन मेकिंग अ wheel made pottery. Though domestication of animals was started in Mesolithic age, it was confined to few places, but in Neolithic age we can see widespread domestication started. So हमने अपने पिछले स्लाइड्स में ये डिस्कस किया था कि मेसोलिथिक एज के दौरान डोमेस्टिकेशन और जानवरों को पालना शुरू किया था. और पहला जानवर जिसे इंसान ने पाला था वो था पालतू जानवर के जैसा यूज किया था, वो था कुत्ता. ओके, सो डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय द मैन. इट स्टार्टेड, द डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज, बट it was confined to only few areas, and during the Neolithic age we can see the domestication, it was practiced in a wider area. Okay, ओनली फ्यू एरियाज में मेसोलिथिक एज के दौरान डोमेस्टिकेशन सिर्फ थोड़े एरियाज में ही प्रैक्टिस किया जाता था, बट नियोलिथिक एज के दौरान वाइड स्प्रेड डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड. नेक्स्ट वी हैव टू सी वी डिस्कस दैट नियोलिथिक मैन ही स्टार्टेड कल्टीवेशन. Neolithic man he started cultivation, and this cultivation it led to settled villages leading to increase in crop production. जब आप agriculture शुरू करते हैं तब it will lead to settled villages and leading to increase in crop production. Then invention in wheel, it helped in transporting these crops, and wheel made pottery was used in storing surplus crop. तो इस स्लाइड का मैं आपको अच्छे से स्लाइड को एक्सप्लेन करती हूँ. सो through this image, wheel was invented. Okay, the wheel was invented, and the two important uses of the wheel, it was wheel made pottery, and next we have transportation. Wheel made pottery and transportation. Okay, wheel made pottery and transportation were the two important uses of the wheel invented by the Neolithic man. Or apart from the invention of wheel, the other important development during Neolithic age, it was cultivation. Cultivation was a major important development. In our previous slides, we discussed that the Paleolithic man and the Mesolithic man. So during the Paleolithic age and during the Mesolithic age, the major source of food, it was hunting and gathering. Paleolithic age और Mesolithic age के दौरान अगर इंसान को कुछ खाना है तो it was majorly through hunting and gathering. Hunting and gathering was a major source of food, and for that he had to move from one place to another place. Hunting और gathering करने के लिए Paleolithic और Mesolithic man को एक जगह से दूसरे जगह को जाना पड़ता था, and this is known as nomadic life. So the Paleolithic and the Mesolithic man, they led the life of a nomad. But Neolithic man, because he has invented cultivation, Neolithic man ने cultivation करना शुरू किया था. He started practicing agriculture. They have to stay at a particular place. Because see, agriculture, even if you sow a seed, it will take
3 to 4 months to give you the harvest. So that's the reason you have to stay at a particular place. So when agriculture was started, man started living at a particular place. This led to settled villages. Settled villages. This led to settled villages. So cultivation, because of introduction of agriculture, man started staying at one place, and because of that, settlement of villages happened. That was the first line. Then when agriculture was started by Neolithic man, pottery was also there. What he did was that agriculture was started. When you practice agriculture, you will have surplus production. So when you have surplus production, agriculture led to surplus production, and this surplus production was traded by using wheel. So wheel was used as, it was used as a transportation. See, wheel was used, invention of wheel, it led to ease in transportation, and because of the ease in transportation, they also have surplus production. उनके पास surplus production है क्योंकि agriculture शुरू किया था. जब भी आप agriculture शुरू करेंगे तब आपके पास एक surplus production होगा. ये जो surplus production है उन्होंने pots में store करना शुरू किया, और जो भी और थोड़ा surplus है उसे trade करना शुरू किया. Whenever you have surplus production, there is no need for everyone to practice agriculture. Okay, सबको agriculture ही प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर थोड़े भी लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके सबका पेट भर पा रहे हैं तो सबको प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है. दिस सरप्लस प्रोडक्शन विल लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब अलग अलग इंसान अलग अलग काम करेंगे. थोड़े लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े लोग ट्रेड प्रैक्टिस करेंगे, और थोड़े लोग स्टोन टूल्स बनाना शुरू करेंगे. ओके, दिस डिवीजन ऑफ लेबर विल लीड टू अर्बनाइजेशन. इसीलिए नियोलिथिक एज को माना जाता है कि ये एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन है, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इस पीरियड के दौरान एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस शुरू किया गया था. बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ कल्टिवेशन, it led to surplus production, and this surplus production led to division of labor, and division of labor led to urbanization. And the greatest urban civilization in the world was Indus Valley civilization. आप जो भी civilizations, ancient civilizations देखेंगे उसमें one of the greatest civilization was Indus Valley civilization, और उसकी नींव, okay, the foundation of these urban civilization, it was laid during the Neolithic age. Okay, social foundation for transforming from culture to civilization. Okay, कल्चर से एक सिविलाइजेशन की नींव रखी गई थी नियोलिथिक एज में. दैट इज द रीजन व्हाई नियोलिथिक एज इट इज कंसिडर्ड एज अ रेवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री. तो ये रहे Neolithic tools. So these are the Neolithic tools. The Neolithic tools, they were highly polished and even attached to bones and sticks. जो भी मेसोलिथिक और पेलियोलिथिक टूल्स आपने देखे हैं वो सिर्फ स्टोन टूल्स थे. बट जब भी आप नियोलिथिक टूल्स देखेंगे ये स्टोन टूल है, बट इट इज अटैच्ड टू अ स्टिक और इवन बोन्स. स्टिक और बोन्स को अटैच करके ये टूल्स यूज किए जाते थे, और ये बहुत ही पॉलिश्ड टूल्स थे. ओके, देन वी हैव इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ
Neolithic age. So the important sites are Burzaham, Gufkral, next we have Chiran, and Gufkral and Burzaham in Jammu and Kashmir, Koldiwaha in Rajasthan, Chiran and Bihar, Pandu Rajardubi in Northeast India, Maski, Bagalkot, Takkalikota, T. Narsipur, Koppagai, Hunsgi, Hosur, Brahmagiri in Karnataka. Then we have Uthnur in Adilabad district of Telangana. Then we have Payampalli in Tamil Nadu. So these were important sites of Neolithic age. We'll see few important features or important things attached to this Neolithic sites. See, Gufkral, it is the only aceramic Neolithic sites. So we learned about Neolithic age. We learned about two different cultures. One is ceramic culture and aceramic culture. So in Neolithic age also we saw two different kinds of culture. One was ceramic culture, another was aceramic culture. Ceramic culture was the Neolithic culture which used pottery, and the aceramic culture was the Neolithic culture without pottery. Okay. So and Gufkral was one of the aceramic Neolithic site, and it is found in Jammu and Kashmir. And in Burzaham, which is also in Jammu and Kashmir, we can see pit dwellings and double burial system. In the same burial, we saw two different people being buried. So this kind of double burial system we can see in Burzaham. Then we have in Chirand culture, tools were made of human bones. Okay. In Chirand culture, Chiran, it is in Bihar, and in that particular area we can see that the tools which were used by the Neolithic man, they were made of human bones. So in South India also, in the Neolithic culture, they practiced agriculture, and the major crop which was grown, it was ragi, and majorly this ragi was grown in Karnataka. We have to learn about a very important Neolithic site called Mehergarh. See, this is a very important Neolithic site. It is located in the Baluchistan province of Pakistan. In present day Pakistan, we have Baluchistan province, and this Mehergarh, it is part of that Baluchistan province. And this particular civilization, it is the first Neolithic site in India to establish foreign relations with Mesopotamian civilization. So this Mehergarh, it had ties with the Mesopotamian civilization. Mesopotamian is one of the ancient civilization which flourished along the banks of the river Tigris and Euphrates. Okay, and it is in Iran. You can see Iran, Mesopotamia is an Iranian civilization, Iranian ancient civilization, and Mehergarh, it had ties with Mesopotamians. Okay, then thus this site became a basis for the development of great Indus Valley civilization, and this is the longest surviving site which even survived the Metal Ages. See, Mehergarh, it is a very important site when it comes to its ties with foreign civilization, that because it had ties with Mesopotamian civilization, and apart from that, Mehergarh, it is one of the important site which led to great Indus Valley civilization. When we are studying about early Harappan phase, we will learn about Mehergarh over there. Then apart from that, Mehergarh, it is the longest surviving civilization because it is part of Stone Age. Okay, it is part of Neolithic age, but at the same time it has even survived the Metal Ages. So what are these Metal Ages? What are these Metal Ages? Metal Ages, see, we learned about Stone Age now. In our next classes, we learn about Metal Ages. Metal Ages are nothing but the time period in history where the mankind used different kinds of metals. First we have Chalcolithic Age. Then we have Bronze Age. And then we even have Iron Age.
We learn about these metal ages in our next classes. Okay. This in Bronze Age we learn about Indus Valley civilization. Sorry. In Bronze Age we learn about Indus Valley civilization, and during Iron Age we learn about Vedic civilization. Okay, during Bronze Age we learn about Indus Valley civilization, and during Iron Age we learn about Vedic civilization, and in Chalcolithic Age we have different cultures. We learn about them in our next classes. So this was it, guys. This was about the today's class. Today इन आज की हमारी इस क्लास में हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक एज के बारे में पढ़ा. प्री हिस्टोरिक एज को हमने 3 डिफरेंट एजेस में डिवाइड किया. एक था पेलियोलिथिक एज, दूसरा था मेसोलिथिक एज और तीसरा था नियोलिथिक एज. और ये जो भी एजेस है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने पढ़े और इंपॉर्टेंट साइट्स पढ़े. इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो भी इस टाइम पीरियड में हुए थे उसके बारे में भी हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ लिया है. तो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चाल्कोलिथिक एज और बेसिकली मेटल एजेस के बारे में. और अगर आपको इस क्लास के बारे में और कुछ पढ़ना है, मतलब इस क्लास के अलावा अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो आप लोग आर एस शर्मा की जो इंडियाज एंशिएंट पास्ट बुक है, जो कि एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी, वो आप प्लीज रेफर कीजिए. आपको थोड़ा एड ऑन नॉलेज मिल सकता है. एंड सो if you have any queries, please comment down in our comment section. And thank you. Work hard, work smart. Okay, smart work is very important. See, in my every class at the end I am telling you that please work hard, but at the same time work smart. So work hard, work smart, and crack this examination, or for that matter any examination, with confidence. Okay, thank you.